जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल पर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिना जीके जीएस पढ़े मैंने कैसे सीजीएल टीयर 1 में अच्छा स्कोर किया। अगर बात करें कि अच्छा स्कोर क्या होता है तो मैं अपना पहले स्कोर बता दूं कि मेरा स्कोर क्या है। मेरा जो स्कोर है टीयर 1 का वो है 134। इस 134 नंबर्स के लिए मैंने 72 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे और जो टोटल स्कोर मेरा बना है 134। तो आप समझ सकते हैं कि बिना जीके जीएस पढ़े 134 स्कोर करना एक अच्छा स्कोर है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और अगर 100 क्वेश्चन में अगर अच्छे स्कोर की बात करें, अच्छे अटेम्प्ट की बात करें तो 80 से अगर आप 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर देते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है आपका। तो अगर 100 क्वेश्चन से कंपैरिजन करें 80-85 का, और अगर आप उसमें से जीके जीएस हटा दो तो कितने क्वेश्चन बचे? 75 क्वेश्चन। और 75 क्वेश्चन में अगर मैंने 72 अटेम्प्ट किया है तो काफी अच्छा है। हालांकि ये 100 के हिसाब से भी अच्छा स्कोर है। इवन दो आसानी से टीयर 1 में सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और क्वेश्चन भी बहुत कम गलत हैं। इसके बारे में मैं बात करूंगा कि ये कैसे इंप्रूव हो सकता है या मैंने इसको कैसे इंप्रूव किया। ठीक है, तो ये 134 का जो स्कोर है और जो मुझे टीयर 1 में मिला है, हालांकि फॉर्म तो पहले ही भर गया था, बट जो प्रिपरेशन का ये था कि जो डिसीजन था प्रिपरेशन का, ये एकदम लास्ट टाइम पे मैंने लिया था। लगभग मेरे पास में 30-40 दिन का समय था, तब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो इसके लिए प्रॉपर मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स होते हैं तैयारी करने से पहले, जब आप जाते हो या हम जाते हैं तो हम लोग कुछ सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या है, कैसे है। तो वैसे ही मैंने एनालाइज किया कि मेरे बारे में कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि मेरे को मैथ की प्रिपरेशन नहीं करनी थी। मैथ मेरा ऑलरेडी से स्ट्रॉन्ग है। इवन दो अभी आप अगर मेंस का पेपर दे दो तो मैं विद इन टाइम पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर दूंगा। अगर 1-2 सवाल का कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो वो अलग बात है, बट वो आसानी से कर लूंगा। लेकिन जो मेरा वीक पॉइंट है वो है जीके जीएस। मतलब मेरा जीके जीएस इतना खराब है कि अगर आप जीके जीएस का पेपर दे दो 25 सवाल का, तो मुझे लगता है कि जो बचपन से अभी तक का जनरल नॉलेज का है उसके बेस पे अगर 1-2 सवाल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के 1-2 सवाल हैं तो वो हो जाएगा, नहीं तो फिर जीके जीएस मेरा 0 है। क्योंकि मैं मतलब न्यूज़ चैनल वगैरह भी नहीं देखना पसंद करता हूँ, और तो जीके जीएस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। करंट भी बहुत ज़्यादा उसमें मेरे को अच्छा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो लास्ट के 30-40 दिन के पहले ही लिया था, तो मेरे पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं था, 30-40 दिन का समय था। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हमें मालूम चल गया कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरे पास टोटल टाइम क्या है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा कि क्या तैयारी करें। तो मैंने सब तैयारी करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि मैथ तो मेरे को आता है, मेरे को पढ़ना है जीके जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग। मैंने तैयारी स्टार्ट किया, जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट किया। जीके जीएस में मैंने करंट के कुछ पीडीएफ्स इकट्ठा कर लिए कि पिछले 6 महीने का करंट का क्या क्वेश्चन वगैरह है, वो सब मैंने इकट्ठा कर लिया। हालांकि पीडीएफ पे 1-2 दिन का समय भी दिया, और वो पीडीएफ के क्वेश्चन पे जो भी मैंने समय दिया 1-2 दिन, मेरे को बस सेम डे तक याद रहा। लेकिन अगर अगले दिन मैंने कोशिश किया तो वो सब भूल गया। तो मैंने एक दिन 1-1.5 घंटे का वीडियो भी देखा, बट उसके साथ भी वही हुआ कि वो ज़्यादा समय तक मेरे दिमाग में टिका नहीं। और रीजनिंग भी पढ़ रहा था, इंग्लिश भी पढ़ रहा था। तो यहाँ पे सभी लोगों को गाइडेंस के लिए अगर ज़रूरत होती है तो सभी लोग एक ही आदमी के पास में जाते हैं, वो हैं उज्ज्वल सर। तो उज्ज्वल सर ने मेरे को गाइड किया कि देखो टोटल 100 क्वेश्चन है, इसमें जीके जीएस है तुम्हारा 25 क्वेश्चन। जीके जीएस पढ़ने के लिए उन्होंने बताया कि समय कैलकुलेट करो कि कितना समय चाहिए। तो जीके जीएस के लिए टाइम मैंने सोचा कि अगर मुझे जीके जीएस पढ़ना है तो कितना समय लगेगा, दिमाग में सब कैलकुलेशन किया। इसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो पढ़ोगे उसका एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसके बारे पे भी फोकस किया कि हाँ बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और
करंट अफेयर तो ऐसा है कि मतलब जहाँ पे कोई लिमिटेशन ही नहीं है। मतलब धीरे धीरे मालूम चला कि ये जीके जीएस के लिए कोई लिमिटेशन नहीं कि मैं कितना भी पढूं, सुबह से लेकर शाम तक पढूं, तो भी मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि मेरे को जो मैं पढ़ने जा रहा हूं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए। इवन दो अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिलता भी है तो उसके करेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। मान लो अगर कोई क्वेश्चन मिल गया तो मैं श्योर शॉट हो जाऊं कि ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाए, इसके भी चांसेस बहुत कम थे। अगर उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब उन्होंने राय दिया, मैंने सोचा कि मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा समय ले जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि बाकी बचे जो 75 हैं इसमें आपके सब्जेक्ट हैं मैथ, जिसमें मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं थी, दूसरा है इंग्लिश और तीसरा है रीजनिंग। फिर यहाँ पे भी यही टाइम कैलकुलेट किया कि सेम चीज़ें, कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और चांसेस क्या है कि वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही श्योर शॉट है। अगर ये 150 क्वेश्चन में अगर हर टाइप का सवाल या हर कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया जाए तो 150 में 150 या 140 से 150 आराम से स्कोर कर सकता हूँ। अब बस ये था कि इसको कितना टाइम लगेगा पढ़ने में। इंग्लिश में टाइम लगना था, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, क्योंकि इसमें कई सारे चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरा मैथ अच्छा होने की वजह से रीजनिंग पे थोड़ा बहुत, जैसे नंबर सीरीज़ वगैरह हो गया, या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे ऑटोमेटिक कमांड बन जाती है या बहुत ज़्यादा पढ़ने में समय नहीं लगता है। हाँ, इंग्लिश में एक सेक्शन है जो टाइम टेकिंग है, वो था वोकैब। लेकिन अब आप ऐसे समझो कि मैंने बीटेक किया हुआ है ऑलरेडी, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर रखा है, तैयारी पहले से भी कर रखी है, तो थोड़ा बहुत मैं चीज़ें जल्दी सीख जाता हूँ। और मुझे याद है कि मैं मतलब पहले नौकरी करता था, जॉब करता था टीवीएस कंपनी में, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो वहाँ पे एक टीवी सीज़न था। मतलब वहाँ पे टीवी सीज़न नहीं था, मैं वहाँ पे था, तब मैं टीवी सीज़न देख रहा था, और उस टीवी सीज़न का नाम था डेयर डेविल। नेटफ्लिक्स पे आता था, तो मैं डेयर डेविल मैंने देख रखी थी। तो वो उस समय इसलिए देख रखी थी क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। बट मेरे को याद आया कि वो जो डेयर डेविल सीरीज़ है वो एक्चुअली है एक सुपर हीरो की, जो एडवोकेट भी रहता है, तो उसमें काफ़ी लीगल वोकेबलरी यूज़ होती है, जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे यूज़ होते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि वोकैब के लिए मैं अगर कुछ पढ़ने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और उतना इंटरेस्ट से याद भी नहीं होगा और पढ़ भी नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं टीवी सीरीज़, इंग्लिश मूवीज़ देखता रहता हूँ, रेगुलर बेसिस पे देखता रहता हूँ। मैं हिंदी मूवी नहीं देखना पसंद करता, इंग्लिश मूवी और इंग्लिश में ही देखना पसंद करता हूँ। तो वहाँ से काफ़ी सारा वोकैब्स वगैरह क्लियर हो जाता है। और अगर मैं बताऊँ तो मुझे जब मैं पेपर दे रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि ये जो इंग्लिश का पेपर है वो पूरा का पूरा इसी टीवी सीजन को देखकर बनाया गया था। हालांकि और भी चीजें होंगी, लेकिन उसमें क्या था कि बहुत सारे वर्ड्स हो गए, आपका आरसी हो गया और इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, काफी सारी चीजें मैं कनेक्ट कर पाया था इससे। मेरे को एग्जैक्ट मतलब नहीं मालूम था, लेकिन क्या है कि जब मैं टीवी सीजन देखता हूँ या वीडियोस देखता हूँ तो उसमें वो लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वो मैं पकड़ लेता हूँ कि क्या बात कर रहे हैं, तो उससे मेरे को मीनिंग मालूम रहता है। अब अगर सेम चीज यहाँ पे होगी तो उसका मीनिंग तो मालूम रहता है ना, उसका फीलिंग तो मालूम रहता है ना, तो वो आसानी से कवर हो गया। तो अब डिसाइड ये हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने थे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जिसमें मुझे मैथ नहीं पढ़ना है क्योंकि मैथ मेरा ऑलरेडी स्ट्रांग है। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना ही नहीं। मैंने जीके जीएस छोड़ दिया, पढ़ा ही नहीं। 1-2 दिन मैंने बताया जैसा कि करंट का पीडीएफ देखा, और 1-2 दिन मैंने 1-1.5 घंटे का वीडियो भी देखा। एक दिन मैंने विटामिन पढ़ा था, विटामिन 10-15 मिनट दिए थे, हालांकि उससे एग्जाम में कोई सवाल नहीं आया था, बट जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने जीके जीएस छोड़ दिया, उस पर मतलब वर्क करना ही छोड़ दिया। अगर मैं बात करूं कि जब मैंने प्लानिंग कर लिया तो मेरा इंप्रूवमेंट कैसे हुआ, अब मैंने प्लान कर लिया कि मुझे ये 3 चीजें पढ़नी है, तो कैसे इंप्रूव हुआ, इंग्लिश और रीजनिंग कैसे इंप्रूव हुआ। तो रीजनिंग के लिए क्या है कि मुझे सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने थे, बट कुछ चीजें ऐसी थी। मैं सबसे पहले तो मैंने 1-2 मॉक टेस्ट लगाया, ये जज करने के लिए कि मैं किस लेवल पे हूँ। तो जब पहला मॉक टेस्ट लगाया तो मेरी तो हालत खस्ता, 57 क्वेश्चंस सही हुए, जिसमें से मैथ 25 सही था, और बाकी आप समझ सकते हो कि मेरी हालत क्या थी जीके जीएस और इंग्लिश की। बाकी सब क्वेश्चन मेरे गलत थे, मतलब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया था। मेरा अटेम्प्ट भी मतलब 60-65 या मतलब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं था मेरा, 60-65 के पास ही मेरा अटेम्प्ट भी था। तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा,
और शायद मार्क्स भी मेरे 80 के अराउंड आए थे इसमें, मतलब कट पिट के जो भी हैं 80 to 85 समथिंग ऐसा बना था। मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कि कितना मार्क्स बना था, बट बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं बने थे। तो फिर उस हिसाब से मेरे को आइडिया लगा कि मेरे को रीजनिंग में कहाँ तक स्कोर पर कर पा रहा हूँ, इंग्लिश में कहाँ पे स्कोर पर कर पा रहा हूँ। एक दो ऐसे और मॉक टेस्ट दिए, हालांकि मेरा हर मॉक टेस्ट में पहले स्टार्ट के जो 4-5 मॉक टेस्ट थे उसमें कभी 80 से 90 हो गया, फिर वापस 80 पे आ गया, फिर धीरे धीरे 100 पे गया, तो इस तरीके से हुआ। लेकिन मैंने फिर रीजनिंग के कुछ चीज़ें देखी कि कहाँ पे मेरे को समय लग रहा है और कहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा समय बचा सकता हूँ। तो मेरे को एक डाइस का सवाल ऐसा लगता था कि डाइस का सवाल मैं हर बार निकाल लेता था, लेकिन इसको करने में मेरे को 30 से 40 सेकंड का समय लग जाता था। अपने से कर लेता था बिना पढ़े। मैंने क्या किया कि इसका एक वीडियो देखा और वो 10 मिनट का वीडियो था, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो था। यूट्यूब पे सर्च करते हैं, बहुत सारी वीडियो मिल जाती है। मैंने एक वीडियो सर्च की, 10 मिनट का वीडियो था, उसमें एक ट्रिक बताया गया और उसमें बताया गया कि डाइस में सिर्फ इसी टाइप का सवाल आता है। और मैंने देखा कि मॉक टेस्ट में हाँ इसी टाइप का सवाल था। और फिर मैंने ये 10 मिनट का वीडियो देखा और फिर ये 30-40 सेकंड सवाल का समय लगता था वो मेरा 10 सेकंड पे आ गया, सीधे सीधे। मतलब सवाल देखो उत्तर बताओ, सवाल देखो उत्तर बताओ, इस टाइप का हो गया। इसी तरीके से मैंने कुछ और चैप्टर भी पढ़ लिए थे। एनालॉजी मैंने पढ़ा था, इसका लगभग 30 से 40 मिनट का मैंने लेक्चर देखा था। और जो एक टॉपिक है जिसमें सबको बहुत दिक्कत होती है, काउंटिंग ऑफ फिगर, तो इसमें भी मैंने कुछ ट्रिक्स पढ़ ली थी काउंटिंग ऑफ फिगर की भी, ताकि अगर काउंटिंग ऑफ फिगर का अगर मतलब ऐसा कोई सवाल है जिसमें सबको एक एक करके कैलकुलेट करना है, वो तो मेरे को भी एक एक करके कैलकुलेट करना है। लेकिन हाँ अगर कोई ऐसा सवाल है जो पुराने पैटर्न पे आ जाए, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो और जो तुरंत ऐसे देख के ना निकले, लेकिन ट्रिक से वो तुरंत निकल जाए, तो मैंने वो सारी ट्रिक्स देख ली ताकि ट्रिक्स वाले सवाल को मैं आसानी से कर सकूँ जो नॉर्मल तरीके से नहीं निकल पाते, ताकि वो भी मेरा ना छूटे। फिर एनालॉजी, काउंटिंग ऑफ फिगर, डाइस, इसमें जो नंबर सीरीज वगैरह था वो मेरे को मतलब ऑलरेडी मैथ का टीचर हूँ तो नंबर सीरीज में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इसमें बात करें जो नॉन वर्बल होता है वो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता। मिरर इमेज निकालना कोई दिक्कत नहीं। पेपर कटिंग ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट मेरे को पहले से आप समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत आता है उसमें। हाँ दूसरे बच्चे से थोड़ा सा 5-10 सेकंड ज़्यादा टाइम लग जाएगा जो पढ़ता है उससे, बट मेरे को ऐसा लगा कि वो ठीक है, ओके। तो रीजनिंग ओवरऑल मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया और मेरे मतलब 3-4 मॉक टेस्ट के बाद में मेरे इंप्रूव हो गए। हालांकि अभी इसमें टाइम लग रहा था, मतलब सवाल सॉल्व करने में मेरे को बस टाइम लग रहा था, बट मैं सॉल्व कर पा रहा था। अब मेन बात थी कि हमारा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, अब बचा हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है कि मॉक टेस्ट टू मॉक टेस्ट मेरा चेंज हो रहा था, काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। कभी मेरे 16-17 हो जा रहे थे सही, कभी मेरे 12 भी हो जा रहे थे सही। और स्टार्ट के तो मेरे 4-5 मॉक टेस्ट में तो पूरे मैं सवाल ही नहीं देख पा रहा था। तो और जीके जीएस में बस एक बार नज़र में देख जाता था, कभी एक सवाल का अटेम्प्ट किया, कभी 2 सवाल, इससे ज़्यादा मेरा जीके जीएस अटेम्प्ट नहीं होता था। फिर इंग्लिश में मैंने क्या किया कि मेरे पास में एक एज था, मेरे पास में एक फ़ायदा था, उज्ज्वल सर का ड्रीम बैच का कोर्स पढ़ा हुआ था। तो बस मैंने ड्रीम बैच का कोर्स उठाया और एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और उसमें मैंने स्टार्ट किया 9 चैप्टर से, जहाँ से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। और फिर मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे मतलब उनका जो कंटेंट है एकदम प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है। मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने पढ़ डाली। और उन्होंने मतलब एकदम टू द पॉइंट पढ़ा रखा है। इसमें मैंने मतलब जितने भी हो सकते हैं, इसी में जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम में शॉर्ट आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो मैंने ये सब छोटे छोटे पहले पढ़ लिए ताकि जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पॉसेसिव हो गया। और इसमें जो मैंने छोड़ा था वो मेन था कि मैंने इसमें वो कैप छोड़ दिया था। मैंने वो कैप छोड़ दिया था, 1 वर्ड्स थोड़े से पढ़ लिए थे। उज्ज्वल सर हमेशा बोलते हैं कि वो कैप भी स्टार्ट करो तो सबसे पहले 1 वर्ड्स पढ़ो, उससे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो मैंने इसमें 1 वर्ड्स पहले पढ़ लिया था उनकी सीट से, और वो कैप मैंने पार्ट छोड़ दिया था। वो कैप के लिए मैंने जैसा कि बताया कि मैंने टीवी सीजन डेयरडेविल देखा, और मैंने 3 सीजन थे उसमें, और एक सीजन में 12 से 13 वीडियोस थे, और हर वीडियो का जो लेंथ है वो 1 घंटे का था। तो आप समझ सकते हो मैंने मतलब पूरे महीने में डेयरडेविल हर दिन एक वीडियो निपटाई, कभी 1, कभी 1.5, कभी 2, इस तरीके से मैंने हर दिन वो देखा है। और ध्यान से देखा है कि उसकी इंग्लिश को समझने की भी कोशिश की थी। तो मेरा इंग्लिश इस तरीके से इम्प्रूव हो गया। और इसके बाद मैंने जो इम्प्रूवमेंट के लिए एक चीज़ और की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो मैंने मॉक्स लगाए। और मॉक्स भी ऐसे नहीं कि कुछ भी मॉक्स उठाया और लगाना स्टार्ट कर दिया। डेली मैं 2 मॉक लगाता था, एक प्रीवियस ईयर उसमें रहता था,
क्योंकि मेरे को ये भी जानना था कि मैं कितना अटेम्प्ट कर पाऊंगा एक्चुअल एग्जाम में। तो मेरे को एक प्रीवियस ईयर देना ही देना था, उससे मेरे को लेवल का अंदाजा लगता है, टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा लगता है। जो ये मॉक टेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि कई बार वो सारे क्वेश्चन अच्छे डाल देते हैं, तो उससे एक्चुअली मालूम नहीं चलता कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। इवन तो मॉक टेस्ट में 120 करोगे तो एक्चुअल एग्जाम में आपके 140 बन सकते हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर भी देता था और एक मॉक भी देता था। मॉक के लिए ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे माई पाठशाला पे मॉक अवेलेबल थे। मैंने माई पाठशाला का मॉक लगाना स्टार्ट किया और इसमें मेरे मॉक्स में मतलब स्टार्ट में तो जैसा मैंने बताया कम बने, 57 पहले में मतलब 80 के आसपास बने थे, उसके बाद फिर 90, फिर 100, फिर 120 तक मेरा मैक्सिमम जो मॉक था वो 120 तक गया था इसमें। और प्रीवियस ईयर में जो मेरा मैक्सिमम गया था वो शायद 140 समथिंग था, 140 या 142 समथिंग था, ऐसे ही था। तो बट मैं धीरे धीरे इसको करता रहा और इवन तो सिर्फ 30 दिन में मैंने 60 के ऊपर मॉक टेस्ट लगा डाले थे, 60 से 70 मॉक टेस्ट डेली। मैं 2 मॉक टेस्ट लगाता ही लगाता था, हर दिन 2 मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। और मैं कोशिश करता था कि हर सिचुएशन में मॉक लगाऊं। जैसे एग्जाम में क्या होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, कई बार होता है कि हमारी नींद नहीं पूरी होती, आधी नींद में जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है उस दिन फीवर आ जाता है, फीवर में देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है लेट हो जाता है, उसमें देना पड़ता है। कई बार हड़बड़ाहट में देना पड़ता है, मतलब कई सारी चीज़ें रहती है। तो मैंने कोशिश की कि हर फैक्टर को मैं इंक्लूड करूं। जब मेरा दिमाग एकदम काम ना कर रहा उस समय लगाऊं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम कर लिया उसके बाद लगाऊं। कई बार फ्रेश माइंड में भी लगाया ताकि चीज़ों को बैलेंस करके चलता रहूं। तो मैंने देखा कि थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, 2-4 सवाल गलत हो जाते थे जब अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक कंपनी में काम करता था। अगर शाम को सब पढ़ा के उसके बाद खाली हुआ, प्रेशर एकदम दिमाग भरा हुआ है, कुछ भी तेजी से नहीं चल रहा है, तो फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत होते थे। हालांकि मेरे एक अच्छी बात थी कि मैथ के जितने भी मैंने मॉक दिए सारे के सारे में 25 क्वेश्चन मेरे से, एकाध कोई ऐसा सेट था जिसमें मेरा मतलब एकाध क्वेश्चन या तो स्किप हो गया था या गलती से गलत हो गया था। बाकी सारे मॉक्स में मेरे मैथ मेरा सही था, तो मेरे को मतलब उसका टेंशन नहीं था और इसी तरीके से मैं आगे कंटिन्यू करता चला गया। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो तैयारी करता है तो उसके लिए मेरे पास में यही सजेशंस हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस, जो कि मैंने देखा, हालांकि मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को सिलेबस वगैरह क्लियर था। यहाँ पे हमारी जो टीम है उसमें बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, तो सिलेबस वगैरह का नॉलेज मुझे अच्छा है। तो यही से आपको भी नॉलेज होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को जल्दी से ग्रैस्प कर सको। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये एक्चुअल सिलेबस ही नहीं मालूम होता, वो साल, 1.5 साल, 2 साल तो उनको ये मालूम करने में लग जाता है कि उनका सिलेबस क्या है। तो सबसे बढ़िया है कि अगर आप तैयारी करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप सिलेबस पता करो। और सिलेबस कैसे पता करो? सबसे पहले तो आपके पास में जो फॉर्म भरते हैं उसमें नोटिफिकेशन रहता है, उसमें सिलेबस दिया रहता है। लेकिन वो सिलेबस ऐसा रहता है जिससे आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं लगता। तो आप किसी सेलेक्टेड स्टूडेंट की गाइडेंस लो, वो आपको गाइड करेगा क्योंकि उसने पेपर दिया हुआ, वो आपको आसानी से गाइड कर सकता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। ये सारा आइडिया कोई भी एक सिलेक्टेड बच्चा आपको दे सकता है। और स्टडी प्रिसाइज, दुनिया जानने की जरूरत नहीं है आपको। अगर अपने एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो बस अपने एग्जाम के बारे में फोकस रखो। दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, उससे ज़्यादा फोकस रखने से बेहतर यह है कि आप अपने ऊपर फोकस रखो, आपको क्या पढ़ना है। इवन तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी सारे अच्छे से कर लिए 8-10 साल के, तो आपका 80% कोर्स एकदम आसानी से कवर हो जाएगा। 80 क्या 90% कोर्स कवर हो जाएगा और आपके 80% मार्क्स के आसपास तो आसानी से बन जाएंगे। कहने का मतलब अगर आपके 160 मार्क्स बनने हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने से, तो आपका तो भाई प्री में सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले ये काम, मैं वही सजेशन देता हूं जो मैंने किया है। तो मैं क्या करता हूं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस रखता हूं कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग है उसको मैं स्ट्रॉन्ग मेंटेन रखता हूं। जैसे मेरा मैथ अच्छा है तो ऐसा नहीं कि मैं मैथ का, जैसे टीम में कई सारे लोग थे, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि जब मॉक देते हो तो सर मैथ मत दिया करो। मैथ तो आपको आता है, मॉक टेस्ट में बाकी आप दो, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग दो। मैंने बोला नहीं, आता है तो क्या हुआ, मॉक टेस्ट में मेरे को टाइम भी तो मैनेज करना है। तो मैंने मैथ का मॉक दिया, मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया। हालांकि आता था, मेरे को मालूम मैं कैलकुलेट कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, हर सेट में मेरा 25 बनना है। लेकिन फिर भी मैंने हर सेट दिया, हर सेट में मैंने मैथ दिया और हर सवाल को मैंने कैलकुलेट किया। उससे क्या है कि मेरा मैथ और अच्छा होता गया ना, खराब तो नहीं हुआ ना, कमी तो नहीं आई ना, अच्छा ही है। एग्जाम में अगर कोई सवाल नहीं गलत हुआ तो मेरे को बेनिफिट हुआ, अगर गलत होता तो नुकसान होता। मैंने क्या किया, अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क किया।
आप भी अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करो। आप देखो कि आपकी कमजोरी क्या है। मैंने देखा कि मेरे को रीजनिंग और इंग्लिश को इंप्रूव करना है, तो मैंने उसके लिए प्लान बनाया और फिर उसको धीरे धीरे 1 by 1 रेगुलरली इंप्रूव किया और ज्यादा सोचा नहीं। बस मेरे को ये देखा कि हर दिन मुझे एक चीज इंप्रूव करनी है। जैसे अगर रीजनिंग का आज कोई सवाल आया और वो आज मेरे से गलत हो गया, तो मैंने बस ये देखा कि अगले दिन वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए। उस टाइप का सवाल अगर अगले सेट में मिला तो गलत नहीं होगा। इस तरीके से धीरे धीरे हमारा इंप्रूव हो गया। ऐसे आप भी इंप्रूव कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करो। जैसा मैंने प्लान किया कि मेरे को 75 क्वेश्चन करने हैं और 75 में मेरे को 140 से 150 स्कोर करने हैं, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल था। अब उसके लिए मैंने कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं किया। जैसे क्या होता है कि जब आप लोग तैयारी करने जाते हो, कई सारे बच्चे तैयारी करते हैं। कोई एक बच्चा होता है जो 1 साल पहले से तैयारी कर रहा होता है। आप अच्छे दिमाग वाले होते हो, टैलेंटेड होते हो और आप उसके साथ तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो। आप लोग 4-5 महीने तक तैयारी करते हो। आपके 4-5 टॉपिक हो जाते हैं, मैथ में 4-5, रीजनिंग में 4-5, इंग्लिश में 4-5, जीएस में, और फिर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हो। तो वो मॉक टेस्ट लगाता है, उसके आते हैं 120। आप मॉक टेस्ट लगाते हो, आपके आते हैं 60, 70, 80। वो कहता है बताओ यार तुम्हारे इतने महीने पढ़ने से क्या ही फायदा, मेरे 120 बनने, तुम्हारे 70-80 बनने हैं। तो फिर वो कॉम्पीट करने लगता है अपने उस दोस्त से। ये उसका हो गया शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको उससे नहीं कम्पीट करना है, आपको अपने आप से कम्पीट करना है कि आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है। आप अपने आप से कम्पीट करो। आज आपके कितने नंबर आ रहे हैं? 60, कोई दिक्कत की बात नहीं। कल कितने आएंगे? 80। उसके बाद अगले दिन कितने आएंगे? 120 आएंगे। उसके बाद अगले दिन कितने आएंगे? 140 आएंगे। शॉर्ट टर्म कंपीट करने में क्या होता है कि बच्चे शॉर्ट टर्म गोल बना लेते हैं कि नहीं मेरे को मैथ में ये टॉपिक नहीं आता तो ये पढ़ लिया, मेरे को मैथ में ये टॉपिक नहीं आता तो ये पढ़ लिया। लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाया। अब कनेक्शन से नहीं पढ़ा उन्होंने, बीच बीच में पढ़ लिया। अब बीच बीच में पढ़ने की वजह से जब वो कोई क्लास देखते हैं, जब वो कोई प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो उनको आधी बात समझ में आती है, आधी बात समझ में नहीं आती, आधी बात गायब हो जाती है। तो वो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन नहीं बन पाता। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल रखोगे, आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे, सीक्वेंस में पढ़ोगे, तो जो सवाल में आपको ज्यादा समय लगता है अगर आप सीक्वेंस में ना पढ़ते हो तब, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे, तो बहुत कम समय में आप उस सवाल को हल कर लोगे। तो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, शॉर्ट टर्म नहीं। कॉम्पीट करो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं, कॉम्पिटिशन है, बट लॉन्ग टर्म को फोकस में रखते हुए अपने आप से भी करो और बाकी लोगों से भी करो। ठीक है। बहुत ज्यादा ये नहीं सोचो कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता। कोई फायदा नहीं मिलता उससे। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा मैथ कमजोर है, मैथ नहीं आती, मैथ कमजोर है, मैथ नहीं आती। दिमाग में घुस जाता है मैथ कमजोर है, मैथ नहीं आती, और वही आपको खा जाती है। आप ऐसे सोचो, पॉजिटिव सोचो। जो नहीं आता उसको नहीं बोलना है, उसको इंप्रूव करना है। आप बोलो मैथ करना है, मैथ इंप्रूव करना है, मैथ अच्छा करना है, ज्योमेट्री अच्छी करनी है, मेंसुरेशन अच्छा करना है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा करना है, अलजेब्रा अच्छा करना है। ये चीज बोलो अपने आप को और फिर उस पर वर्क करो। क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो, इंप्रूव कर सकते हो। नहीं आता उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो। अब जो नहीं आता सो नहीं आता। आपने आर्ट साइड से पढ़ रखा है तो अब आप उसको मैथ साइंस में तो कन्वर्ट कर नहीं लोगे। क्या कन्वर्ट कर सकते हो? आज आपके पास में समय है, आप आज पढ़ सकते हो। फोकस ऑन हाउ टू डू बट नॉट ऑन दैट आई कैन डू। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली सही है कि नहीं सही, बट मैं जो कन्वे करना चाहता हूं, ये कन्वे करना चाहता हूं कि आप इस चीज पे फोकस करो कि आपको करना क्या है, रादर देन कि आपको क्या नहीं आता। जो नहीं आता उसके बारे में नहीं सोचो, आप ये सोचो कि उसको इंप्रूव कैसे करना है। पॉजिटिव ये हमेशा रहता है, इसी को हम कह सकते हैं कि बी पॉजिटिव। निगेटिव थॉट्स मत रखो दिमाग में। और भी मेरे पास में सजेशन है जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपको इंप्रूव करती है, बहुत अच्छे से इंप्रूव करती है, वो है ये दोनों चीजें। मॉक्स लगाओ और उसको एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करो, इंप्रूव करो। जो भी आपकी गलतियां उसको नोट करो कॉपी में, और एग्जाम देने से पहले उसको रिवाइज करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, रिवाइज करते रहो, और इसी तरीके से आप अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो।